ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और ज्योतिष सीखने की जो श्रृंखला हम लोग ने चलाई है इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें एपिसोड नंबर 3 आपके सामने आज हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस एपिसोड में एपिसोड नंबर 4 है, माफ कीजिएगा। एपिसोड नंबर 3 में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के बारे में बताया गया है, जबकि पहले में केतु और दूसरे में राहु के नक्षत्रों के बारे में हम लोग ने बात किया हुआ है। तो अभी हम लोग ये बात करेंगे कि शुक्र के 3 नक्षत्र कौन से होते हैं और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुक्र ऐश्वर्य के देवता माने जाते हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग पोजीशन पे है तो आपका रहना, आप किस गाड़ी में भ्रमण करते हैं, आप किस तरीके से अपने लाइफ को जीते हैं, अगर आप एकदम राजाओं की तरह लाइफ को जी रहे हैं, इसका मतलब आपका शुक्र बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर है। अगर आप साधारण तरीके से जी रहे हैं, इसका मतलब है शुक्र में कुछ ना कुछ परेशानी है, या तो वो एक्टिवेटेड नहीं हुआ है, अस्त है, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। तो हम लोग सीधा आज बात करने वाले इस लेक्चर में शुक्र के 3 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं और सभी नक्षत्रों के बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले शुक्र ग्रह जो होता है वो आपके ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह जो होता है वो कुंडली में चतुर्थ भाव जो होता है उसका, उसमें जाकर दिशा बली हो जाता है। सप्तम भाव जो कि विवाह का होता है, काम वासना का होता है, उसमें वो कारक बन जाता है। मतलब अगर आपको शादी विवाह देखना हो तो शुभ ग्रहों में शुक्र काउंट होता है और शुक्र की पोजीशन को भी देखा जाता है। और जब शुक्र या बृहस्पति में से कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है उस समय कोई भी शुभ काम को नहीं किया जाता, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग यहाँ पर शुक्र देवता के बारे में इतना भी आपको पता होगा कि इसकी उच्च राशि जो है वो मीन राशि है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाते हैं तो परम उच्च के हो जाते हैं, और जब ये कन्या राशि में जाते हैं तो परम नीच के होते हैं। साधारणतः सूर्य से 2 राशि आगे या 2 राशि पीछे आपको सामान्य कुंडली में देखने को मिलेगा, और इनको 20 से 25 दिन में लगभग एक राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस से संबंधित जो भी नक्षत्र है उसमें पहला नक्षत्र जो आता है वो मतलब सीक्वेंस में देखा जाए तो भरणी नक्षत्र, जो कि दूसरा नक्षत्र माना जाता है स्टार्टिंग से। पहला अश्वनी होता है केतु का, दूसरा भरणी जो कि शुक्र का है। इसके अलावा दूसरा जो नक्षत्र आपको समझना है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और तीसरा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है। कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो दूसरा भाव धन का और सप्तम भाव जो है दैनिक रोजगार का या वैवाहिक जीवन का, पार्टनर्स के बारे में देखा जाता है। तो ये कालपुरुष की कुंडली में हम ऐसे देखते हैं। लेकिन शुक्र देव को हम लोग शुक्राचार्य भी कहते हैं, राक्षसों के देवता भी कहते हैं, और हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं। तो शुक्र देव से संबंधित कुछ लाइंस भी है, उसको भी आपको याद रखना चाहिए। मैं लाइंस बोल रहा हूँ और आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा। हिम कुंद मृडालाभम दैत्यानाम परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। इसका मतलब क्या है कि शुक्र देव के लिए कहा जाता है, इस श्लोक में कहा गया है कि मैं उस शुक्र देव को प्रणाम करता हूं जो कि हिम के समान श्वेत है। एकदम ब्राइट स्टार कहा जाता है शुक्र को एस्ट्रोनॉमी में, ब्राइट स्टार, चमकता हुआ है, जो दैत्यों के भी परम गुरु होते हैं, दैत्याचार्य इसीलिए कहा जाता है, और जो सभी शास्त्रों के प्रवक्ता हैं। आपको पता होगा कि भगवान शिव के अलावा केवल जो जीवन प्रदान कर सकते हैं वो शुक्र देवता हैं, जिनके पास समर्थ है ज्ञान के थ्रू कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं, और उनके जो तेज हैं वो अपार हैं। इसके अलावा स्कंद पुराण में भी अलग सूत्र दिया हुआ है और इनके बारे में बताया गया कि सदानंद सुधा सारा सर्व विद्या विशारद कवि नाम कविरेका स्वाद भर्गवो भर्गनंदना। तो ये वर्ड भी बोला गया है, और इसका जो मीनिंग है उसको भी आप समझिए, क्योंकि श्लोक है संस्कृत के। शुक्रदेव सदा आनंद में अमृत के समान समस्त विद्याओं में पारंगत है। मैंने आपको बोला ना कि भोलेनाथ के अलावा जो कोई किसी को, मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है, वो क्षमता केवल शुक्रदेव में होती है। वो कवियों में श्रेष्ठ हैं,
वो भृगु ऋषि के पुत्र हैं और निश्चित रूप से आप अगर कहा जाए तो इन ये बहुत बड़े प्लैनेट को और हमारे मृत्यु लोक में तो शुक्र के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। सप्तम भाव में ये सप्तम भाव के कारक माने जाते हैं और इनके जो नक्षत्र हैं इनको भी समझिएगा और नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रह माने जाते हैं और सारे अच्छे कार्यों को भी हम शुक्र से जानते हैं। सामान्यतः जो शुक्र होता है वो आर्ट रचनात्मक कार्य जैसे कई लोग डांस करते हैं तो वो सब शुक्र का दिया हुआ है। कई लोग जो है सिनेमा से रिलेटेड काम करते हैं, मनोरंजन रूपी काम, रूप सज्जा मतलब ब्यूटी पार्लर्स का जो काम करते हैं, वो सभी जो है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो शुक्र की आपको हर जगह देखने को मिलेगी। अगर आप किसी घर जाते हैं बड़ी डेकोरेटिव तरीके से अगर आप देखिएगा किसी के घर में जा रहे हैं और हर चीज़ अच्छी जगह पर वेल प्लेस्ड है, कोई गंदगी आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है उस घर में शुक्र का वास है। उस घर में शुक्र का वास होने के कारण लक्ष्मी जी का भी वास वहाँ पर हो जाता है क्योंकि इसको ऐसे ही माना गया। खगोल शास्त्र में इसको चमकीला ग्रह माना जाता है और आप शुक्र ग्रह को नग्न आँखों से भी देख सकते हैं और इसका जो चमकीला तत्व होता है, वही ऐश्वर्य का प्रतीक भी होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि जो भरणी नक्षत्र है सबसे पहले वो क्या होता है? तो स्टार्ट करते हैं उससे पहले जल तत्व होता है याद रखिएगा। अगर हम पंच तत्व की बात करते हैं तो उसमें जल तत्व जो होता है चंद्रमा और शुक्र दोनों को दिया गया और स्त्री ग्रह भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं भरणी नक्षत्र से। देखिए, भरणी नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो यम देव होते हैं। आपको पता होगा यम देवता जो है वो सूर्य भगवान के ही पुत्र हैं। संज्ञा और सूर्य के कारण जो पुत्र हुए थे सबसे पहले यमराज ही हुए हैं और इनको मानव गण में माना जाता है। वैसे जितने भी नक्षत्र होते हैं शुक्र के सब मानव गण में इसको काउंट करते हैं। इनकी जो प्रतीक होती है वो योनि होती है। मतलब स्त्रियों का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसी जैसा देखने में ये भरणी नक्षत्र दिखाई देता है। पक्षियों में कौवा और वनस्पति में आंवला और इनके अंदर रजस और तमस दोनों ही गुण पाए जाते हैं। आंवला देखिए कितना चमकता रहता है, तो शुक्र भी चमकता है, तो वनस्पति में इसलिए आंवला को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जिनका शुक्र कमज़ोर है उनको आंवला ज़्यादा खाना चाहिए। कालपुरुष की कुंडली में अगर कहा जाए तो ये तलवे को बताता है और उनकी इनकी जो दृष्टि होती है एक आँख वाली होती है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, कई लोग की पूर्ण दृष्टि होती है, कई अंधलोचन होते हैं, कई एक आँख से देखने वाले होते हैं, तो भरणी नक्षत्र एक आँख से देखने वाला नक्षत्र है। इनका रंग लाल होता है, तत्व जो होता है पृथ्वी और जो योनि होती है वो गज योनि यानी हाथी की योनि होती है और इनमें 3 तारों का सही मतलब पूरा 3 तारों से मिलकर ये बना होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इनके देवता यम तो रहते हैं इसलिए डिसिप्लिन भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि यम के अंदर जो है डिसिप्लिन रहता है और ये सहनशील और कार्य क्षमता में काफ़ी निपुण होते हैं और ये संघर्ष करते हैं और तब तक हार नहीं मानते हैं जब तक अपना पूरा सर्वस्व ना लगा दें। और यम देव जो हैं आपको पता ही है कि सूर्य देव के पुत्र हैं, मैंने पहले भी बताया है और सूर्य देव के बहुत सारे पुत्र हुए हैं, संज्ञा से बहुत सारे पुत्र हुए हैं और उनकी जो छाया है उनसे बहुत सारे पुत्र हुए हैं। तो बेसिकली जो संज्ञा से पुत्र हुए थे उनमें यमराज सबसे पहले काउंट आते हैं, फिर यमुना नदी जिसको हम लोग कहते हैं यानी यमुना का जन्म भी हुआ था। अश्वनी कुमार, मनु जो हैं उनका जन्म ये सभी कुछ इन सभी का जो जन्म था ये संज्ञा और सूर्य के जो पुत्र थे उनसे हुआ था। जबकि छाया से जो है सावर्णी मनु शनि और तृप्ति का जन्म हुआ था, भद्रा का जन्म हुआ था और जो भद्रा है वो आप लोगों को तो पता ही है भद्रा काल चलता है तो आप लोगों ने काफ़ी अब सुना होगा कि भद्रा कितना खराब माना जाता है, करण में काउंट होता है। इनको चापलूसी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जोखिम ज़रूर उठाते हैं। आत्मसम्मानीय होते हैं, जल्दी पैसा कमाना है, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर रहते हैं और जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं। और ऐश्वर्य
और पैसा मतलब पैसा भी मिलेगा, ऐश्वर्य भी मिलेगा, दोनों चीज़ों को ये प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ये लग्ज़री में रहना चाहते हैं तो इनको भोग विलासिता में ज़्यादा ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनको मतलब जो भोग विलासिता वाले कार्य हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस कारण इनका जो वैवाहिक जीवन होता है थोड़ा-सा परेशानी पूर्वक हो जाता है। साफ और स्वच्छता को ये ज़्यादा पसंद करते हैं और मस्तिष्क से ये नहीं सोचते हैं। कोई भी बात कीजिएगा दिल से सोचते हैं और दिल से सोचने वाले हैं इसीलिए खुले विचार के होते हैं और बहुत सारे लोगों को अपने मित्र भी ये बना लेते हैं। अब हम इसी श्रृंखला में बात करेंगे दूसरे नक्षत्र का जिसका नाम है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र क्या होता है? ये भी शुक्र का ही नक्षत्र है क्योंकि हम लोग शुक्र के नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं। इनके देवता भग देवता कहलाते हैं। देखिए 12 टाइप के आदित्य होते हैं, तो भग आदित्य के नाम से भी इनके देवता को जानते हैं और 12 महीने में 12 टाइप के आदित्य हैं, जिसमें से भग आदित्य जो होता है कार्तिक मास को बड़ी पुण्य महीना माना जाता है, केवल देवताओं पर समर्पित होता है। तो जब कार्तिक का महीना होता है, तो जो 12 राशियाँ होती हैं सूर्य की, जिस राशि में प्रवेश करते हैं, उसके हिसाब से अलग-अलग सूर्य देवता के नाम दिए गए हैं। होते तो सभी सूर्य देव हैं, लेकिन जो भग आदित्य होते हैं, मतलब सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है, ये भी आपको पता है। जो भग आदित्य होते हैं, वो कार्तिक महीना जो होता है हिंदी कैलेंडर में, उसके जो कारक उस समय जब सूर्य को जिस नाम से पुकारा जाता है वो भग आदित्य होते हैं, वही इनके देवता होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम इनके होते हैं, इंद्र होता है, विवस्वान होता है, तो अलग-अलग मंथ में इनको अलग-अलग नाम से आदित्य को पुकारा जाता है। 12 टाइप के आदित्य होते हैं, आप कभी समय मिले तो इस पर भी गूगल कीजिएगा। जैसे भाद्रपद का महीना है, तो अगस्त, सितंबर होता है जनरली भाद्रपद और विवस्वान आदित्य उस समय होते हैं। इसके अलावा अगर अश्विन का महीना होता है तो त्वष्टा आदित्य बन जाते हैं, जिसको अश्विन महीना मतलब सितंबर-अक्टूबर का जो वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सितंबर का मंथ चल रहा है तो सितंबर-अक्टूबर अश्विन का महीना होता है। इसके बाद भग आदित्य बन जाते हैं और ये कार्तिक का महीना होता है, बहुत पुण्य महीना होता है जिसको अक्टूबर, नवंबर के महीने को हम लोग लगभग कार्तिक का महीना कहा जाता है। इसके अलावा पोषा आदित्य अगले नाम हो जाते हैं। बहुत सारे नाम हैं, 12 टाइप के नाम हैं। तो मार्गशीर्ष का जो महीना होता है, कई लोग मार्गशीर्ष जो महीना जानते हैं, उन उसमें नवंबर-दिसंबर का महीना बेसिकली कहा जाए, तो उसमें पोषा आदित्य के नाम से सूर्यदेव जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर दिसंबर और जनवरी की बात किया जाए तो सवित्र आदित्य के नाम से जाने जाते हैं, जो कि दिसंबर-जनवरी का जो मंथ होता है। इसके अलावा जनवरी और फरवरी में अंश आदित्य के नाम से भी ये जाने जाते हैं और अंश आदित्य जनवरी-फरवरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर एक और नाम है उसको भी आप सुन लीजिए विष्णु आदित्य कहा जाता है। सूर्य देवता का ही 12 नाम है, उसमें से जो भृग आदित्य होते हैं वही पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के देवता माने जाते हैं। अब इनका प्रतीक क्या होता है? तो चारपाई के जो आगे के 2 पैर होते हैं, ये इनका प्रतीक माना जाता है। ये भी मानवगढ़ में है, पूर्व फाल्गुनी भी, पूर्वाषाढ़ा भी और भरणी भी, ये सभी शुक्र के जो गढ़ होते हैं वो मानवगढ़ में ही माने जाते हैं। और पक्षियों में देखा जाए तो बाज को आपने देखा होगा, तो बाज की सारी प्रॉपर्टी जो है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से मैच होती है। कालपुरुष की कुंडली में प्रजनन अंग का जो पार्ट होता है यानी गर्भाशय और साथ में दाएँ हाथ का जो पोर्शन होता है, ये भी पूर्व फाल्गुनी के अंतर्गत आता है। रंग की बात किया जाए तो पूर्व फाल्गुनी का रंग भूरा, लाल तत्व माना जाता है और जल तत्व भी है, ये जल तत्व के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो योनि होती है वो मूषक यानी जो रैट होता है, मूषक योनि में ये काउंट होते हैं और इनमें केवल 2 तारे पाए जाते हैं। देखिए 3 तारे जो हैं वो भरणी में, 2 तारे पूर्व फाल्गुनी में और 2 तारे ही पूर्वाषाढ़ा में पाए जाते हैं। और ये कहाँ-कहाँ इनके लिए बड़ी बेहतरीन स्थान हो जाता है, जैसे गर्मी का क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जिसको कहा जाता है, उस वो मनोरंजन कक्ष जो है, उसमें ये पाए जाते हैं। गर्मी के क्षेत्र में जहाँ पर पेड़-पौधे लगाए जाते हैं, गार्डनिंग की जाती है,
वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं और इनका मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। सौंदर्य आभूषण जो लोग बनाते हैं, विक्रेता होते हैं, किसी भी टाइप का जो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, रचनात्मक कलाकार हो सकते हैं, पर्यटन यानी टूर एंड ट्रैवल से भी इनका जुड़ाव होता है और शुक्र का ये नक्षत्र है तो मनोरंजन से तो हमेशा इनका जुड़ाव रहेगा। सदैव उत्साह से भरे रहते हैं और सदैव खुश रहते हैं। मतलब हमेशा इनको देखिएगा तो ये खुश ही रहते हैं क्योंकि इनका नक्षत्र ही ऐसा है जिसमें सदैव खुशी मिलता है और नया खोज लगातार करते रहते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि बड़ी अच्छे जैसे गाने बनाना या कंपोज़ करना, अच्छे कंपोज़र बन जाते हैं, पेंटिंग बनाना, ये सब रचनात्मक काम है। म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग ये सभी कुछ में इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है और बहुत दिल से इन सभी कामों को करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। मॉडर्न ज़माने में देखा जाए तो आजकल फाइन आर्ट जो होता है, उससे रिलेटेड भी ये काम करते हैं और कई लोगों को मैंने देखा है कि पुराने टाइप के जो वस्त्रों का कलेक्शन होता है, वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है जैसे पुराने समय का जो रुपया चलता था उसको कलेक्ट करने का, तो पुराने वस्तुओं का कलेक्शन भी ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातक करते हैं। ये धनी भी होते हैं और दानी भी होते हैं। पर्सनैलिटी अगर कहा जाए तो देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और कई बार लोगों से अपनी पर्सनैलिटी के कारण भी कई लोगों से ये फ़ायदा भी उठा लेते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि केवल अपने सौंदर्य का फ़ायदा उठाते हैं, ये सोशल भी होते हैं मतलब लोगों से मिलना, जुलना ये सब चीज़ों में इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है और एक ही चीज़ इनके लिए परेशानी बन जाती है क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है, इसलिए इनको शारीरिक सुख ज़्यादा चाहिए। इसलिए इनका मैरिड लाइफ़ जो होता है जल्दी डिस्प्यूट हो जाता है मतलब तलाक वग़ैरह भी जल्दी ऐसा होने की संभावना बन जाती है, जो भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेते हैं। इनको सफलता कई बार जो होता है विलंब में भी मिलती है, कई अटेम्प्ट के बाद भी मिलती है, लेकिन जो भी करते हैं बहुत दिल से काम करते हैं और अच्छे आर्टिस्ट के तरीके से काम कर सकते हैं, अच्छे कॉस्मेटिक्स ये बना सकते हैं, ये अच्छे वेडिंग को प्लान कर सकते हैं, गायनोलॉजिस्ट का काम कर सकते हैं, म्यूज़ियम रिलेटेड भी काम भी कई बार मैंने देखा है कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के लोग करते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे नक्षत्र का, जो इसका नाम है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए सबसे पहले देवता की बात करेंगे। तो इनके देवता जो होते हैं वो वरुणा देवी होती हैं, जिसको पानी की देवता भी कहा जाता है। मतलब वरुणा देवी जो है पानी की देवता कहा जाता है, वही इनके देवता माने जाता है। इनका जो प्रतीक होता है बाया जो गजदंत होता है या कई बार देखिएगा हाथ से जो पंखा चलता है वो इनका प्रतीक माना जाता है। यानी हाथ का जो पंखा होता है, वो भी कई जगह पर लिखा हुआ है इनके प्रतीक का। ये भी मनुष्य गण में काउंट होते हैं क्योंकि मनुष्य गण में तीनों ही काउंट होते हैं, चाहे वो भरणी हो, पूर्व फाल्गुनी हो, चाहे पूर्वाषाढ़ा वाले हों। और इनके अंदर रजस्व गुण बहुत ज़्यादा होता है। पक्षी में अगर देखिएगा तो तीतर नाम का जो पक्षी होता है, वो आपको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को बताता है। और वनस्पति में बात कीजिएगा तो अशोक वृक्ष आपने सीता अशोक वृक्ष को देखा होगा उस वृक्ष को इसी में काउंट किया जाता है। और दृष्टि कहा जाए तो अंधलोचन होते हैं मतलब अंधी दृष्टि होती है, इसीलिए दिल से ज़्यादा सोचते हैं। आँख खोलकर चीज़ों को नहीं देखते हैं, दिल से ज़्यादा काम करते हैं। कालपुरुष की कुंडली में कहा जाए तो जांघ और पीठ का जो भाग होता है, वो सभी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत काउंट किया जाता है। कलर की बात किया जाए तो इनका रंग जो होता है वो काला रंग होता है और ये अग्नि तत्व में काउंट होते हैं। वानर इनकी योनि होती है और इनके भी केवल 2 तारे होते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ भरणी के 3 और पूर्व फाल्गुनी के 2 और जो हम लोग पूर्वाषाढ़ की बात कर रहे हैं इसमें भी 2 तारे होते हैं। एस्ट्रोनॉमी को जब देखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा तारों को देखकर। इनका जो स्थान होता है इसको भी आप नोट कर लीजिए। सामान्यतः वाटर से रिलेटेड जितने भी स्थान आप समझ सकते हैं, चाहे वो समुद्र का झील हो, समुद्र रूपी झील हो या मत्स्य उद्यान किया जाए जो कि झील में ही होता है। तरणताल, तटवर्ती बंदरगाह जहाँ पर जो नौके आते हैं, जलपोत इसके ये सब चीज़ जो है
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत काम होता है। इवन जो जल समुद्री शोध कार्य होते हैं, नौसेना में जो लोग काम करते हैं, युद्ध पोत या जल पोत के ज़रिए जो कि जलीय काम करते हैं और जल के विशेषज्ञ होते हैं और जो एनालिसिस, रिसर्च, डेवलपमेंट वाटर रिलेटेड करते हैं, सब कुछ वाटर रिलेटेड जो भी है, सब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में काउंट होता है। इसलिए अग्नि तत्व होने के बाद भी इनका जो कार्य होता है वो जल से रिलेटेड होता है और इनको मतलब बाकी चीज़ों में देखा जाए तो केमिकल रिलेटेड कई लोगों को मैंने देखा जो पेट्रोलियम रिलेटेड काम भी करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन हुआ या किसी भी तरीके से पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में जुड़ जाते हैं, जिनका अ, ये नक्षत्र होता है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो जाता है। तो इनको क्या करना चाहिए क्योंकि अग्नि तत्व है तो इनको पानी खूब पीते रहना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी नहीं पिएँगे तो इनको दिक्कत हो सकती है। इन ये सामान्यतः मैंने देखा है कि ये थोड़े-से लंबे हाइट के होते हैं, लेकिन पूरे तरीके से कहा ये सामान्य बातें हैं कि लंबे होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं। मल्टी टैलेंटेड कहा जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ और किसी से भी अपने मन की बात जो है मनवा देते हैं। मतलब आपको इस तरीके से मोटिवेट करेंगे कि आप नहीं चाहते हुए भी उसकी बात को आपको मानना पड़ेगा और किसी को मतलब एक अच्छे लेक्चरर के रूप में भी समझाने का जो आर्ट होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाने का जो गुण होता है, वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले लोगों के अंदर होता है। ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और विश्वास आप इन पर कर सकते हैं। ये विश्वासघाती बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि दिल से काम करने वाले होते हैं और ये विश्वासी इसीलिए होते हैं। अंदर से इनको हमेशा इस बात की फीलिंग आती रहती है कि ये किसी भी काम को करेंगे उसमें उनकी हार नहीं होगी। तो आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या जो भी कहिए लेकिन अंदर से बड़ी मोटिवेटेड रहते हैं। मतलब पता है कि हार हो सकती है लेकिन अंतिम दम तक कहेंगे कि मैं नहीं हार सकता हूँ और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ये हो जाते हैं। एडवेंचरस रिलेटेड कार्य को करना इनको पसंद है और लॉ ऑफ नेचर के साथ ही ये हमेशा रहते हैं। मतलब लॉ ऑफ नेचर का मतलब है कि जो सोचते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, उसको आगे पॉज़िटिव मानकर ही आगे चलते हैं, इसलिए सामान्यतः ये जल्दी सक्सेसफुल भी होते हैं और कठिनाइयों से तो बिल्कुल नहीं घबराते हैं, बल्कि जब कठिनाइयाँ आ जाती है तो उल्टा और ज़्यादा घबराने की जगह अपनी स्थिति को उसके अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी हो जाए, वो अपने आप को ही खुद मोटिवेट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं है, परेशानी आई है, ये परेशानी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके के सारे काम जो होते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले जातकों के होते हैं और ये उनका नेचर होता है। नकारात्मक नेचर में बात किया जाए तो थोड़ा जल्दी में काम करते हैं और जल्दी में काम करना कई बार इनके बने-बनाए काम को भी वो खराब कर देता है। जीवन के हर पल को जीते हैं और इनको शो ऑफ करना बड़ी पसंद होता है। कुछ भी खरीदेंगे पहले शो ऑफ करेंगे और इनको कहा जाए तो मैंने जनरली देखा है कि किसी भी पशुओं को डोमेस्टिक पशु जैसे कुत्ता हो गया या बिल्ली हो गया उनको बहुत प्यार से रखते हैं ऐसे जातक जो होते हैं। तो उम्मीद है ये एपिसोड आपको समझ में आया होगा। कल रात्रि 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी और तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा।